सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय, दिस इज डीसी यादव और आप सभी लोगों का DCIS पे स्वागत है। 8 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम। क्या है महत्वपूर्ण खबर जिसको अलग अलग समाचार पत्रों से हमने MCQ फॉर्मेट में तैयार किया है, जो हमारे आने वाले एग्जाम IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फिजी, मॉरिशस, गुयाना या इंडोनेशिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 के बीच में आयोजित होगा। यदि बात अगर दोस्तों हिंदी की करें तो हिंदी हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। यानी आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 में संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि होगी। अगर बात देवनागरी लिपि की करें दोस्तों तो लेफ्ट से राइट के ओर लिखी जाने वाली जो विधि है उसे हम देवनागरी विधि के नाम से जानते हैं, जिसमें हिंदी भाषा को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। और वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार करें। यानी जहां आर्टिकल 343 सब क्लॉज फर्स्ट कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, वही 351 अनुच्छेद कहता है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का कर्तव्य हर भारतीय का है। दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। इसीलिए हर वर्ष हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। क्योंकि 10 जनवरी को हुई 1975 में आज ही के दिन यानी 10 जनवरी 1975 को सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया था। आपको पता होगा नागपुर जो महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में आता है, महाराष्ट्र स्टेट में आता है, यानी महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। वहां पे 10 जनवरी 1975 को सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसलिए हर वर्ष हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा अपनाए जाने के कारण हर वर्ष हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जहां पे हिंदी को उस राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदी राजभाषा है। इसके अलावा बिहार में हिंदी राजभाषा है, झारखंड में भी हिंदी राजभाषा है, छत्तीसगढ़ में हिंदी राजभाषा है, मध्य प्रदेश में हिंदी राजभाषा है, राजस्थान में हिंदी राजभाषा है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी राजभाषा है, हरियाणा में हिंदी राजभाषा है और इसके अतिरिक्त दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है वहां भी दिल्ली राजभाषा है। यानी आप ये मान सकते हो कि भारत के 28 राज्यों में से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जबकि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा एक प्रमुख बात करें दोस्तों, अबू धाबी न्यायालय जो आपको पता होगा, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, जो संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब के बगल में स्थित है, जहां बुर्ज खलीफा है। वहां पे स्थित जो अबू धाबी न्यायालय है, जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उसने
हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में अपनाया है, यानी एक मुस्लिम देश, मुस्लिम कंट्री जहां पर हिंदी भाषा को इतनी तवज्जो दी गई है, तो अबू धाबी न्यायालय ने 2019 में हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी है। भारत के अलावा दोस्तों, जैसे ऑप्शन में फिजी था, मॉरिशस, गुयाना, नेपाल जैसे देश हैं जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है, और दुनिया में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो अपने देश की हिंदी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अपना अगला सवाल है कि समाचार पत्रों में आजकल मैडूस छाया हुआ है, तो मैडूस क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, या बी चक्रवात है, सी ज्वालामुखी है, या डी ड्रोन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैडूस एक चक्रवात है जो अरब सागर में कम दबाव के कारण बन रहा है, और इसे मैडूस जो नाम दिया है वो यूएई ने दिया है, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने इसे मैडूस नाम दिया है, और अरब सागर में कम दबाव बनने के कारण चक्रवात जन्म ले रहा है। जबकि दोस्तों कल मैंने पढ़ाया था कि आपको एक समेरु ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में जो हाल ही में फटा है, ये सुर्खियों में था। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। अपना तीसरा सवाल है दोस्तों कि G20 शेरपाओं की पहली बैठक कहाँ हुई? दरअसल ये 7 दिसंबर को यानी कल संपन्न हो गई बैठक, और ये बैठक कहाँ खत्म हुई है, कहाँ पे आयोजित हुआ था, आपको बताना है। ए नई दिल्ली, बी श्रीनगर, सी उदयपुर या डी गुरुग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपाओं की पहली बैठक संपन्न हुई, और इसकी अध्यक्षता की है अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत जिन्हें आप जानते होंगे, जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, इन्होंने G20 शेरपाओं की पहली बैठक की अध्यक्षता की। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि देश का पहला दिव्यांग मंत्रालय किस राज्य सरकार ने गठित किया है? आपके सामने ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने पहला दिव्यांग मंत्रालय बनाया है पूरे देश में। किसी राज्य सरकार ने अगर ऐसा किया है तो महाराष्ट्र ने किया है, क्योंकि महाराष्ट्र में हाल ही में 3 दिसंबर को जब अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया, तो वहां पे महाराष्ट्र की सरकार ने दिव्यांग मंत्रालय का गठन किया, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप जानते होंगे एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना पार्टी सत्ता में है, जबकि देवेंद्र फडणवीस यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। ये गुजरात के साथ में अस्तित्व में आया था। जब सिंधु प्रांत को बॉम्बे से अलग किया गया था, तब गुजरात और महाराष्ट्र 2 नए राज्य अस्तित्व में आए थे 1 मई 1960 को। इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र अपने स्थापना दिवस भी मनाता है। दोस्तों महाराष्ट्र की जो राजधानी है आपको पता होगा वो मुंबई है, और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। जिस तरह देश की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह आर्थिक राजधानी मुंबई है। लेकिन क्या आप बताएंगे कि महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है नागपुर। नागपुर को आप जानते होंगे, अभी मैंने बताया था कि नागपुर में ही 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए हर वर्ष हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। नागपुर में हेडक्वार्टर है आरएसएस का, जिसकी स्थापना 1925 में केशव बलराम हेडगे ने की थी। दोस्तों महाराष्ट्र की विधानसभा जो है वहां पर सीटें हैं 288। इसके अलावा महाराष्ट्र में विधानसभा के साथ साथ वहां पे विधान परिषद भी है। महज कुछ चुने हुए राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, उसमें महाराष्ट्र शामिल है। और महाराष्ट्र की विधान परिषद में
278 सीटें हैं, जबकि विधानसभा में 288। दोस्तों, महाराष्ट्र में आपको कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, जैसे तडोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। इसके अलावा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, और इसके अलावा नवेगांव महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। बात करें दोस्तों, तो जो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है ये टाइगर रिजर्व भी है। इस तरह संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी टाइगर रिजर्व घोषित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी टाइगर रिजर्व घोषित है। इसके अलावा तडोवा राष्ट्रीय उद्यान की मैंने बात की, वो भी टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें 4 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिसको यूनेस्को ने अपना विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। उसमें एलोरा जो गुफा है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा एलिफेंटा गुफा जो महाराष्ट्र में है ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अन्य की बात करें तो अजंता गुफा का नाम आपने सुना होगा, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है वो भी 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था यूनेस्को का। और विक्टोरियन गोथिक ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अगर महाराष्ट्र में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें दोस्तों जो यूनेस्को के हैं, टोटल संख्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट की है 40। मैंने कई बार बताया है आपको। इन 40 में से एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और विक्टोरियन गोथिक ये 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र में दोस्तों, आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत में है वो 18 हैं। सबसे पहले नीलगिरी को घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व, और इन 18 में से एक जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। ये आपसे बार बार पूछी जाती कि लोनार झील कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। और एक ये खारे पानी की झील है लोनार झील। 5वां सवाल है कि भारत के पहले कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन, जो भारत का फर्स्ट कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन है, उसका आयोजन कहाँ किया गया। आपके सामने ऑप्शंस हैं, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या भोपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में पहले कौशल प्रशिक्षण का सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन हमारे जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी ने किया है। अनुराग ठाकुर जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने, केंद्रीय मंत्री ने पहले कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया। दोस्तों, जो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, देन योर आंसर विल बी चेन्नई। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था और इस मद्रास की स्थापना की थी सेंट फ्रांसिस ने मद्रास की स्थापना की थी। अगर आपसे कोई पूछे स्थापना कब की थी तो 1639 में की गई थी और पहले इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में तमिलनाडु की सरकार ने 1996 में इसका नाम बदल के चेन्नई कर दिया। यह बात दोस्तों अगर हम तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु आपको पता है कि भारत के सबसे दक्षिणी राज्यों में से एक है, या यूं कहें कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में टोटल 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे। यहां पे तमिल भाषा बोली जाती है, जिस भाषा में संगम साहित्य की रचना हुई थी। और तमिलनाडु में जो विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों वो 334 सीटें यहां पे है। लोकसभा की सीटों की बात करें
तो 39 सीटें लोकसभा में है तमिलनाडु की और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। तो तमिलनाडु जहां तमिल भाषा बोली जाती, मैंने आपको बताया कि संगम साहित्य की रचना इसी में हुई थी। विधानसभा में 234 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में बात करें 39 और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। टोटल जिला यहाँ पे 38 है। और पश्चिमी घाट में जो इराम्बीकुलर आपने सुना होगा वन्यजीव अभ्यारण्य या इराम्बीकुलम आपको नेशनल पार्क भी मिलेगा, वहां पे नीलगिरी ताहिर पाया जाता है, नीलगिरी ताहिर, और इन्होंने नीलगिरी ताहिर को अपना राजकीय पशु बनाया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों एक है कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहां एक नहीं 3 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं। और इन 3 बायोस्फीयर रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो भारत का बायोस्फीयर रिजर्व बना था नीलगिरी, आपको पता होगा नीलगिरी पहाड़ियां भी हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। दूसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी है और मन्नार की खाड़ी नामक एक आपको समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा। और तीसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है अगस्ता मलाई। तो अगस्ता मलाई एक बायोस्फीयर रिजर्व ये है, दूसरा नीलगिरी है और तीसरा जैसे मैंने कहा कि मन्नार की खाड़ी भी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं। टोटल मैंने आपको बताया कि भारत में इस समय 18 है। और जैसा कि मैंने कहा कि गल्फ ऑफ मन्नार एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अगर मैं समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले भारत का जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बना था वो कच्छ की खाड़ी थी। कच्छ की खाड़ी देश का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। और दूसरा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया कि मन्नार की खाड़ी को घोषित किया गया, जो 21 छोटे छोटे द्वीपों पे बसा हुआ है। यहाँ पे आपको कोरल द्वीप मिलेगा और इस मन्नार की खाड़ी में आपको डियोंग नामक समुद्री जीव मिलेगा, जिसे हम समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं, एक शाकाहारी जीव है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो तमिलनाडु में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। एक तो है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के ये हैं। एक मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। इसके अलावा मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन जी की सरकार है। एम.के. स्टालिन जो डीएमके नेता थे, एम करुणानिधि जी उनके सुपुत्र हैं और इनका नाम सोवियत संघ के जो नेता थे स्टालिन जी उनके नाम पे रखा था, उनके पिता जी ने। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत ने किस देश के साथ मिलके 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया। आपके सामने ऑप्शन है, ए श्रीलंका, बी इजराइल, सी बांग्लादेश या डी मॉरिशस। तो 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी एक अलग देश की, और इसीलिए हर वर्ष हम 6 दिसंबर को बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस मनाते हैं। बांग्लादेश जिसे दोस्तों पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, बाद में जब 1971 का युद्ध हुआ इंदिरा गांधी जी के समय में पाकिस्तान से, तब हम पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में गठित किया और जिसका नाम दिया हमने बांग्लादेश। तो इसी बांग्लादेश को 6 दिसंबर 1971 को एक अलग देश का दर्जा दिए जाने के कारण 6 दिसंबर को बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाया गया। बांग्लादेश में दोस्तों इस समय जो प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं वो है अब्दुल हमीद साहब। तो अब्दुल हमीद जी बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। जबकि प्रधानमंत्री की बात की जाए तो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। शेख हसीना ये बांग्लादेश के जो पिता थे
जनक जिनको कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। और आपको पता होगा ये बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान जी प्रथम राष्ट्रपति थे। बाद में इनकी हत्या कर दी गई, इनके बेटे की भी हत्या कर दी गई और शेख हसीना जी भारत में आकर रहने लगी और बाद में ये गई, आवाम लीग का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। अपने देश और बांग्लादेश में तीन समानता ये है दोस्तों कि जहां अपने देश का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु बाघ है। अपने देश का जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है वो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अपने देश का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है, जनगण मन। इस तरह बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान अमार सुनाम बांग्ला जो करके है उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता। आपके सामने ऑप्शन है ए दृश्यम, बी कठपुतली, सी RRR। तो इसका सही आंसर है RRR मूवी जो साउथ की थी, राजा मौली साहब इसके डायरेक्टर हैं, तो उनके निर्देशन में बनी इस मूवी ने स्पॉटलाइट अवार्ड को अपने नाम किया है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस फिल्म को नॉमिनेशन मिल जाएगा ऑस्कर अवार्ड के लिए। बाकी रही बात दृश्यम और ये अजय देवगन इसमें है और कठपुतली अक्षय कुमार ने अभिनय किया है। हाल ही मैंने इस मूवी को देखा है, काफी अच्छी मूवी है, आप लोग भी जाके देखिएगा जरूर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। आपके सामने ऑप्शन है ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर मेडल जीता है यानी रजत पदक जीता है मीराबाई चानू जी ने। विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कलाई में चोट के कारण मीराबाई ने अपने प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी और चोट के कारण भी मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। और कौन भुला सकता है मीराबाई चानू जी को, जिन्होंने 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा 2018 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसमें भी मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। और टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था 2020 में उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इससे पहले भी इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 2017 में गोल्ड मेडल जीता था और 2022 में भी इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया क्योंकि इनके हाथ में मोच थी। और भारत सरकार ने मीराबाई चानू जी को 2018 में अपने चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया। इसके अलावा 2018 में खेल के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया जो 1992 में जिसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि अब इसका नाम बदल दिया गया है। और मैं बात करूं अगर मीराबाई चानू जी की तो कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय महिला हैं। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी जी ने 2000 में जब सिडनी में ओलंपिक हुआ था तो वहां उन्होंने कांस्य पदक जीता था, जबकि 2016 के ओलंपिक में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। और यदि आपसे कोई पूछे कि मीराबाई चानू किस राज्य से बिलोंग करती हैं तो उसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है वहां से आती है मीराबाई चानू जी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है 2022-23 में कितना रहेगा। ए 6%, बी 6.5%, सी 6.9% या डी 7%। इसका सही आंसर है 6.9% का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। भारत की जो जीडीपी होगी 2022-23 की सकल घरेलू उत्पाद उसको इतना इन्होंने गेस लगाया है। विश्व बैंक को आप जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा जो अमेरिका की राजधानी है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। हाँ दोस्तों, चलते चलते एक बात बता दें, आरबीआई ने अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। उन्होंने
अब कहा है कि महंगाई का दौर चला गया, अब गया या नहीं गया तो शक्तिकांत दास साहब जाने, बट रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी आरबीआई ने। और देश में जो जीडीपी का आंकड़ा है आरबीआई ने भी घटा दिया है। कल मैं इस पे पूरा डिटेल में सेशन लेके आऊंगा। अब बढ़ते अपने फाइनल क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, 10वां सवाल है दोस्तों कि रुद्राज पाटिल का संबंध किस खेल से है? ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी शूटिंग या डी हॉकी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शूटिंग से संबंध है रुद्राज पाटिल जी का। और ये सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने जो मिस्र की राजधानी काहिरा है वहां पे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और भारत का तिरंगा 7वें आसमान पे लहरा दिया है रुद्राज पाटिल जी ने। तो रुद्राज पाटिल जी को आईएसएफ में गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इनको। और इन्होंने 10 मीटर राइफल में जीता है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों यदि हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी और हमारे कंटेंट अच्छे लगे हैं तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब तक यदि आपने DCIAS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मैं आपको एक बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के सामने अपने सेशन को प्रस्तुत कर सकूं। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।